गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे एक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका हम इन शॉर्ट रिवीजन के रूप में हम रिवीजन करने वाले हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बनने वाले हैं उन सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हम क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या है? जैसे हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इस तरीके से। तो हमें पूछा है कि रिसोर्स का मतलब क्या है। तो देखिए क्लास, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, वो सारी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है? रिसोर्सेज कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ द टू रिसोर्स व्हिच डोंट हैव एनी इकोनॉमिक्स वैल्यू। ऐसे दो रिसोर्सेज की बात करनी है जिनके कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो, यानी उनको परचेज करने के लिए हमें किसी भी टाइप से रुपए नहीं देने पड़े। लाइक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीन एनवायरनमेंट एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ लेक, यानी जितने भी हमारे जो लेक है हमारी क्या होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। एंड क्लीन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमारा क्या होना चाहिए? एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज? क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उससे हम क्या समझते हैं? तो मैंने अभी पहले भी बताया था, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होने वाले सारे के सारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसमें का मतलब समझेंगे, दो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट द मच मॉडिफिकेशन, जो हमें नेचर से मिलते हैं और उनके अंदर किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, मतलब हमें चेंजेस नहीं करना पड़े, ऐसे सारे रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट 12, into how many parts of the natural resources are divided? नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कितने भागों के अंदर हम उसको बांटा जा सकता है? into how many parts of the natural divided? रिनेबल एंड नॉन रिनेबल। देखो, रिनेबल वो होते हैं जो कुछ समय के बाद में वापस रिनेबल हो जाते हैं, मतलब वापस प्राप्त किया जा सकता है। नॉन रिनेबल का मतलब एक बार खत्म होने के बाद में उनको वापस हम नहीं ला सकते। इनके बारे में आगे हम देखेंगे, इनके एग्जांपल से भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट एंड टू प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो क्लास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बैलेंसिंग द नीड ऑफ द रिसोर्सेज, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बैलेंस करके चलना, उनकी जितनी आवश्यकता है उतने यूज करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये सारा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। रेस्पेक्ट एंड द केयर फॉर ऑल फॉर्म द लाइफ। नेक्स्ट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हम डेवलप करने के लिए फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हमें छोड़ने होंगे रिसोर्सेज, इसीलिए हमें इनडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं करना चाहिए, उसको आवश्यकता के अनुसार यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अभी हमने बात करी थी इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखना क्लास, renewable resources are those which get renewed and replenish. renewable resources are unlimited. तो renewable resources का मतलब होता है ऐसे resources जो समय के बाद में वापस आ जाए और बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हमारा अवेलेबल हो, जैसे कि सोलर एनर्जी की बात करते हैं, एयर के बारे में बात करते हैं, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। ये सब के सब हम इनको वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल पर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनका स्टॉक हमारा क्या होना चाहिए? लिमिटेड स्टॉक होता है, वो रिसोर्सेज हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जांपल के रूप में बात करें, लिमिटेड स्टॉक, वंस द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक द एग्जीक्यूटेड इट मे टेक द थाउजेंड ऑफ इयर्स फॉर द रिन्यूड, मतलब एक बार खत्म होने का हजारों साल उसको लग जाते हैं वापस हमारे रिन्यू होने के लिए। तो ऐसे सारे के सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं क्लास। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, एक्सप्लेन द नीड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका बचाव करना जरूरी क्यों है? कंजर्व करना उनको जरूरी क्यों है? तो हम इसमें बारे में देखते हैं। देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मोस्ट ऑफ विच आर द लिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि काफी ऐसे सारे रिसोर्सेज जो एकदम लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही है। एंड टेक्स इयर्स टू द रिप्लेस, एंड इसको काफी सारा समय लग जाता है रिप्लेस इफ वेरियस रिसोर्सेज आर यूज एक्सेसिवली एंड अननेसेसरीली, यानी कि उनको बिना किसी काम के बहुत ज्यादा यूज कर लिया गया। देन दे विल एंड टू द मेनी प्रॉब्लम्स विल राइज, तो काफी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है हमें सामने देखने को मिलती है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड एग्जांपल द वाटर विच सीम टू बी द अनलिमिटेड रिसोर्सेज बट वाटर क्राइसिस हैज आइजन। हम ऐसे देखें तो हमारा वाटर हमें अनलिमिटेड रूप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें शुद्ध पानी के लिए, प्योर वाटर के लिए आज भी हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। क्राइसिस हैज अराइजन इन द मेनी प्लेसेस, सो कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए रिसोर्सेज को बचाना
हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर नहीं, इसके अलावा जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उन सब का कंजर्वेशन करना चाहिए, उन सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखो क्लास, जितने भी रिसोर्सेज है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब ह्यूमन के द्वारा यानी हमारे द्वारा उसको चेंज किया जाता है और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। देखना, समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, जैसे आज हम इस तरीके से स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, यानी इसको चेंज किया गया, नेचुरल रिसोर्स के माध्यम से इसको बनाया गया है। आयरन और वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल द पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन और जो होती है उनमें से अगर आयरन को निकाला नहीं जाए, प्योर आयरन को निकाला नहीं जाए, उसकी स्मेल्टिंग नहीं की जाए या उसको, तो जब तक वो रिसोर्सेज नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन के द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं, उनके चेंज होने के बाद में जो बनाया जाता है वो हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड द व्हीकल्स व्हिच are known as the human made resources. Technology is also human made resources, और human made resources में टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को निकाल कर हम एक ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत हम उसको डालने का प्रयास करते हैं। क्लास देखते हैं, क्लास चैप्टर नंबर आपका सेकंड आ चुका है। पहले एक नंबर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which are the two main climatic factors responsible for the soil formation? देखो क्लास, सोइल का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर एंड रेन, यानी कि जो बारिश होती है तो बारिश के माध्यम से हमारा सोइल का फॉर्मेशन होता है, और टेम्परेचर भी रोल प्ले करता है मिट्टी को बनाने के अंदर। जैसे कि मान पहाड़ों का टूटना है, पहाड़ों का टूट कर पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये सारे के सारे फैक्टर्स में रोल प्ले करता है। राइट एनी टू रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज हमें दो ऐसे कारण बताने हैं जिनके कारण लैंड डिग्रेडेशन हमें आज भी हमें देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। देखो आज जितनी भी जमीन है हमने एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया है, यानी कि जहां जहां पर हमने जैसे कि मानते जंगल थे वहां पर हमने जंगल को हटाकर एग्रीकल्चर लैंड बना दिया, और साथ साथ में हमने बिल्डिंग्स बना दी। जैसे जैसे पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे हमें ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ हाउसेस चाहिए, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स चाहिए, तो इसके माध्यम से हम इसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है जमीन जो उसका डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज लैंड कंस द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। देखो इसमें पूछा गया है जो जमीन है, जो लैंड है, वो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज किस तरीके से। देखो क्लास, कोई भी रिसोर्सेज विदाउट लैंड वी कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ द टास्क रिलेटेड टू रिसोर्सेज। जमीन के बिना हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यानी कि आज हमें जितना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, है ना, इन सभी के अंदर हमें लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंड इज एन इंपॉर्टेंट, तो इसमें हम देखते हैं लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस ऑन द लैंड। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिनके माध्यम से व्यक्ति पैसे अर्न करता है वो सारी की सारी जमीन पे परफॉर्म की जाती है। लैंड इज यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस सच एज द एग्रीकल्चर, forestry, mining, building, house, road and the setting up of industries. Therefore the most of the human needs fulfilled by the land. और इसी तरीके से हम कहते हैं कि ह्यूमन की जो नीड्स है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो सारी के सारी हमारी लैंड के माध्यम से फुलफिल की जाती है। अगर लैंड नहीं हो तो जो भी हमें टास्क परफॉर्म करते हैं, चाहे रोड के रिगार्डिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, उन वो सब हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द लाइफ एंड लिवलीहुड ऑफ द पीपल। और इसीलिए जो जमीन जो है ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में प्ले करती है, और इनके अलावा हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। इनके अगर इसके हमें इसका अभाव रहता है, इसकी कमी रहती है, तो हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या कदम उठाए हैं जिनके माध्यम से जो प्लांट्स और जो एनिमल है उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, या फिर उनको क्या किया जाए, उनको बचाया जाए। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने देखा टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल एज द फॉलो। तो क्या क्या स्टेप उसके बारे में बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विकसित करी है, जिनके माध्यम से जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है उनको बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एंड प्रोहिबिटिंग द इलीगल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हंटिंग। गवर्नमेंट ने हंटिंग और जो कटिंग है फॉरेस्ट की उसको भी क्या किया गया, बंद किया गया है।
अगर कंटिन्यूसली हंटिंग और जो पोचिंग हो, चाहे हंटिंग हो, चाहे कटिंग हो, अगर ये रहती गई तो नेचुरल जो रिसोर्सेज हमारे बहुत ज्यादा हार्म होने लग जाते हैं, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्स का बचाव नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट्स के काफी सारे कदम उठाए गए हैं। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व द वाटर है, तो इसमें देखो क्लास दे रखा है सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। आपको बताना है पानी को बचाने के लिए क्या क्या 3 तरीके हैं, जिसका आंसर यहाँ पर थोड़ा हो रखा है, देखना क्लास। तो ये तरीके हैं 3 वेज टू कंजर्व द वाटर आर फॉलो। तो सबसे पहले मैं दे रखा है इसके अंदर पहला जो तरीका दे रखा है, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी एक्सपेंड, दिस लो द सरफेस लो एंड रिप्लेस द ग्राउंड वाटर। देखो क्लास, फॉरेस्ट जितना ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, हमें पता उतनी ज्यादा बारिश का ज्यादा होती है। तो इसमें दे रखा है एक तो हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन शुड एक्सपेंडेड, मतलब बढ़ाना चाहिए। दिस लो द सरफेस ऑफ द फ्लो एंड रिप्लेस द ग्राउंड वाटर। द कैनल्स यूज्ड फॉर द इरिगेशन, यानी कि जो इरिगेशन जो किया जाता है, सिंचाई जो की जाती है, उनके अंदर हमारे कैनल्स का यूज किया जाए। एंड फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली लाइंड एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ द वाटर सीपेज, यानी कि पानी जो है वो डायरेक्ट इरिगेशन में जाना चाहिए, वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जिनके माध्यम से पानी इवेपोरेशन के माध्यम से उड़ जाए। तो इसमें बता रखा है कि हमारे कैनल्स प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर शुड बी डन इन द फील्ड टू प्रिवेंट द वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज। इसमें ये भी दे रखा है इरिगेशन जो हमारे हम देखते हैं, एक तो स्प्रिंकलर के माध्यम से होता है, एक हमारे ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से होता है। तो ये भी दे रखा है इसके माध्यम से फील्ड टू प्रिवेंट द वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज एंड ये। तो इसमें दे रखा है सीपेज के माध्यम से जो पानी इधर उधर निकाला जाता है, मानते हैं कहीं पर हमारा वेस्टेज हो रहा है, तो उनको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाए और स्प्रिंकलर सिस्टम को हमारे विकसित किया जाए, ताकि पानी एक पर्टिकुलर में। तो 2 तरीके से इरिगेशन हमारी की जाती है, एक हमारे स्प्रिंकलर, एक हमारे ड्रिप इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस व्हाट इज सॉइल। सॉरी, तो इसमें दे रखा है सॉइल क्या है, यानी कि मिट्टी क्या है। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है ना। तो सॉइल, इसमें ये दे रखा है सॉइल मिट्टी जो होती है, यानी जैसे मानते हैं अर्थ का हमारा पार्ट है, इस तरीके से हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोइल कहते हैं, यानी कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे हो रखा है। तो इसमें दे रखा है ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अर्थ का हमारा सरफेस हमें देखने को मिलता है, और ये इस तरीके से हमें आंसर होता है इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग क्या है। तो हमने इसमें देखा द ब्रेकिंग ऑफ द डीके एंड एक्सपोर्ट द रॉक्स, यानी कि मौसम के माध्यम से, चाहे मौसम के अंदर रिलीफ फीचर्स हमारे होते हैं। अगर हम क्लाइमेट के बारे में बात करें तो रिलीफ फीचर्स होते हैं अलग अलग, चाहे बारिश तेज आए, चाहे हमारे आंधी आए, या फिर जैसे कि मतलब विंड का फ्लो बहुत तेज हो जाए। इन सब के कारण क्या होता है, बाय द टेम्परेचर चेंजेस द फ्रॉस्ट एक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्टिविटी, इनके माध्यम से हमारा क्या होता है, वेदर जो होता है हमारा बहुत ज्यादा प्रभावित हमें होते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर एंड वाई टेरेस फार्म्स आर मेड। तो देखो टेरेस फार्म की बात करें तो टेरेस फार्म, हमारे टेरेस जो फार्मिंग है, ये हमारे लगभग हमारे क्या उत्तराखंड वाले बेल्ट के अंदर, हिमाचल वाले बेल्ट के अंदर, या फिर मतलब पहाड़ी जो इलाका होता है वहां पर की जाती है। ब्रॉड फ्लैट स्ट्रिप द टेरेस आर मेड द स्ट्रिप द स्लोप दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो द क्रॉप्स, है ना। तो इसमें दे रखा है हमारे, तो ब्रॉड फ्लैट स्ट्रिप एंड टेरेस आर द मेड, तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, इसमें टेरेस फार्मिंग आप देखते हो आपको देखने को मिलती है। तो स्लोप के अंदर, स्लोपिंग के अंदर हमारी फार्मिंग की जाती है। व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या है, इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन रोज ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड टू टेक द विंड मूवमेंट्स एंड प्रोटेक्ट द सोइल कवर, यानी एक ही लाइन के अंदर हमारे पेड़ों को लगाया जाता है, और जिसके माध्यम से विंड का जो मूवमेंट होता है वो हमारा देखा जाता है, उनको हम शेल्टर बेल्ट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन। तो देखो क्लास, इसमें दे रखा है बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ऑन द नैरो जोन, कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर व्हिच इज द कॉल्ड द बायोस्फीयर। अब तीनों जो लेयर है, तीनों लेयर के अंदर जो हमारे बीच में जो पाई जाने वाली जो चीजें हैं, उन सभी को हम बायोस्फीयर के अंदर रखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन, क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन जो वाइल्ड लाइफ है, ये हमारे पर्टिकुलर जोन के अंदर ही रहते हैं, बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर व्हिच इज द कॉल्ड द बायोस्फीयर। सारी चीजें जो बनकर जो बनती हैं, इनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं क्लास।
In the biosphere, living beings are interrelated, interdependent on each other and thus for the survival. इकोसिस्टम का मतलब होता है जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे पर हमारे डिपेंड होते हैं. जैसे हम फूड चेन वगैरह की जिस तरीके से हम बात करते हैं, related to the interdependent on each other for the survival. This life सपोर्टिंग द सिस्टम द एन इकोसिस्टम. और ये लाइफ हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है. जितने भी जो जीव जंतु है, ह्यूमन बींग्स है, ये सारे के सारे एक दूसरे पर हमारे डिपेंडेंट रहते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल पार्क? नेशनल पार्क से आप क्या समझते हो? ए नेचुरल एरिया एंड डिजाइनेड बाय द प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और द वन ऑफ द मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट द फ्यूचर जनरेशन. नेशनल पार्क जो होता है हमारे, देखो, अंडरस्टैंड बाय द ए नेचुरल एरिया डिजाइन्ड बाय द प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द वन और मोर इकोसिस्टम. मतलब वहां पर हमारे एक से ज्यादा इकोसिस्टम के बारे में बात करें, चाहे हम वहां पर अलग अलग टाइप के जो हमारे जो नेशनल पार्क है वहां पर चाहे इनके बारे में बात करें, जितने भी जो पार्क्स वगैरह है या जितने भी वेजिटेशन है उनको संभाल कर रखने के लिए हमारे अलग अलग तरीके से पार्क्स हमारे विकसित किए जाते हैं. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग द प्रोसेस द कलेक्टिंग द रेन वाटर फ्रॉम rooftops and directing to an appropriate location where the stored. यानी कि छत से जो पानी आ रहा है हमने क्या कर दिया, जैसे हम टांकाज वगैरह होता है राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है, हमारे छत से जो पानी आ रहा है इस तरीके से हमारा जो पानी आया इस सभी को इकट्ठा कर कर एक पाइप के माध्यम से यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया टांकाज के अंदर. तो नीचे अंडरग्राउंड के अंदर हमने स्टोर कर लिया. तो इस तरीके से और भी काफी सारे मेथड होते हैं, यानी कि उसको हम कलेक्ट कर कर सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज. Next, what is water cycle? Cycling of the water through the ocean, air, land and back again through the process of evaporation. देखो वाटर साइकिल में क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह जैसे इस तरीके से हम पढ़ते हैं. हमारे इंडिया के अंदर हमारे अलग अलग तरीके से हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है. तो हमने देखते हैं इस तरीके से यहाँ से क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना. यहाँ से आते थे मानसून, यहाँ पर आया करते करते यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ से भी मानसून आ रहा है. यानी वाटर का जो साइकिल है वो यहाँ से सी के माध्यम से क्या होगा, कंडेंशन होगा, इवेपोरेशन होगा, फिर हमारा प्रेसिपिटेशन होगा. यानी तीनों चीजों चारों चीजें मिलकर हमारे क्या करती है, वाटर के साइकिल का निर्माण करती है. क्लास चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो क्वेश्चन पूछा एग्रीकल्चर क्या है. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी व्हिच इंक्लूड द ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेशन, फ्लावर्स एंड इरेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक. यानी इन सभी चीजों को उगाना, ठीक है ना. तो ये सारे के सारे हमारे ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्लावर्स हो गए, ये सभी के सभी हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, एक इसका पॉइंट हो रहा है, सॉरी. नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर. अच्छा, इसी का क्वेश्चन है. अच्छा, नेम द फैक्टर्स, यानी एग्रीकल्चर को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है. तो हमने देखा मेनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर विच द टोपोग्राफी ऑफ द सोइल, क्लाइमेट आर द मेजर. देखो सोइल जो है वो जो क्लाइमेट है, यानी कि मिट्टी जो है, मिट्टी का जो फॉर्मेशन हमारा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है. मिट्टी हमारे फर्टाइल है नहीं है, फर्टिलिटी उसके अंदर कैसी है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्मी ज्यादा है, गर्मी कम है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ड्राई है. ये सारी की सारी चीज हमारे इसके अंदर रोल प्ले करती है. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? देखो क्लास, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑन व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके नुकसान क्या क्या है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बेसिकली अगर हम बात करें तो पुराने समय के हमारे परफॉर्म की जाती थी. पेड़ों के ऊपर जो टॉप होता है उसको हमारा काट दिया जाता था. पेड़ों के टॉप को काटने के बाद में वहां पर उस जगह पर उसको जला दिया जाता था. यानी कि जिस तरीके से मानते हैं पेड़ है ना, तो इसके इस वाले पार्ट को काट दिया जाता था और यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता था, जला दिया, बर्न कर दिया जाता है एक तरीके से. और उसकी जो राख होती थी, उसकी जो ऐश होती थी, उसको हमारी मिट्टी के अंदर क्या मिला लिया जाता था. पर इसके कारण क्या होता था, सोइल की जो फर्टिलिटी थी वो हमारी काफी खराब हो जाती थी, मतलब काफी समय तक हमारे खराब हो जाती थी. तो देखना क्लास, पढ़ते हैं हम इसके बारे में. इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन द प्लॉट ऑफ द लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम. यानी जो पेड़ है, पेड़ों को काटने के बाद में पेड़ों को हमारे जला दिया जाता था. एंड द एश आर देन मिक्स विद द सॉइल टू क्रॉप्स लाइक द मैच. यानी कि जो राख होती है जिसको मिट्टी में मिला दिया जाता था, याम, पोटैटो एंड कसावा एंड द ग्रोवन. आफ्टर द सॉइल लूजेस द फर्टिलिटी. फिर कुछ समय के बाद जो सॉइल है अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती थी. द लैंड इज एब्डन एंड द कल्टीवेशन मूव फॉर द न्यू प्लॉट. यानी कि एब्डन मतलब त्यागना. अब एक बार जो फर्टिलिटी लूज कर दी उस जमीन को काफी समय के लिए हमारे छोड़ दिया जाता था, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता, त्याग दिया जाता था. कल्टीवेट मूव टू द न्यू प्लॉट. और जो कल्टीवेशन करने वाले जो व्यक्ति है वो एक नई जमीन की तलाश में निकल जाया करते थे.
नेक्स्ट क्लास, next in this way the farmers are cultivated from one place to place with the help of the his family। तो यहाँ पर देखा इसकी क्या क्या नुकसान थे, तो देखो क्लास, इट कॉजेज द सॉइल इरोजन, एक तो इसके कारण हमारा सॉइल का इरोजन होता था। सेकंड, इट डैमेज द फॉरेस्ट एरिया। अब पेड़ों को जब काटा जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में काटा जा रहा है, तो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दिस टाइप द एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन। इस टाइप के एग्रीकल्चर जितने भी पेड़ पौधे ना वो सारे के सारे हमारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे, और सारा का सारा जो क्लाइमेट था उसको हमारा हटा दिया जाता था। एंड व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर? देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या था, सिंगल टाइप ऑफ द क्रॉप इज ग्रोवन, यानी कल्टीवेशन ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप ऑन द लार्ज एरिया आर द कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसमें हमारा मेन ये लिख दो आप यहाँ से इतना, सिंगल क्रॉप, एक टाइप की जो फसल है। आसाम वगैरह के अंदर हम बात करते हैं, इंडिया में हमारा अगर आसाम वाले बेल्ट की हम बात करते हैं, और भी है। तो देखो क्लास, तो आसाम वाला जो बेल्ट है यहां पर हमारे क्या की जाती है, टी प्लांटेशन की जाती है। तो यानी कि सिंगल टाइप ऑफ द क्रॉप इज ग्रोवन ऑन द यूज एरिया, यानी कि बड़े एरिया पर एक ही टाइप की फसल उगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं क्लास। तो called the plantation agriculture, plantation is the type of commercial farming where the single crop tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana and the cotton are the grown, यानी एक ही टाइप की जो फसल है उसको हमारे बड़े स्तर पर उगाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें इसी का है, लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर एंड द कैपिटल आर रिक्वायर्ड। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में लेबर बढ़िया चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। जैसे हम टी की बात करें, चाय की जो खेती की जाती है वहां पर स्किल्ड लेबर होती है। एंड द प्रोड्यूसर मेनी प्रोड्यूस द फार्म द इटसेल्फ एंड द नियर बाय फैक्ट्रीज, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग या जैसे हम प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं, वहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, क्योंकि जब इतने मात्रा के अंदर फसल उगाई जा रही है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा भेजा भी जाएगा। प्लांटेशन आर द फाउंड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन इन द वर्ल्ड, रबर द मलेशिया, कॉफी, ब्राजील, टी, इंडिया इन श्रीलंका। तो ये हमारा देखा है कि कौन कौन सी हमारे कहां पर की जाती है, इंडिया एंड श्रीलंका आर द सम एग्जांपल। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड द नेम ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। बात की है कि फाइबर क्रॉप्स कौन सी है और फाइबर क्रॉप्स उगाने के लिए हमें क्या क्या उसके लिए बेसिक हमें चीजें चाहिए। नेम ऑफ द पॉपुलर फाइबर क्रॉप्स द कॉटन एंड जूट। तो देखो क्लास, कॉटन और जो जूट है ये आप जनरल से बताए, जो कॉटन है, कॉटन की खेती करने के लिए हमें कौन सी सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल हमारे कहाँ कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, गुजरात में और हमारे मुंबई में पाई जाती है। और गोल्ड, इसकी बात करते हैं जूट। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो देखो क्लास, जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी हम कहते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें देखा क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ आर, कॉटन इज रिक्वायर्ड द हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि लगभग कितने 7 मंथ चाहिए इसको, and bright sunshine, and jute require the high temperature and heavy rainfall and humid climate. It grows the well and alluvial soil, it grows in the tropical areas। तो ये हमारे जूट जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया के अंदर उगाई जाती है। ट्रॉपिकल एरिया आप सभी को पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में जो नीचे से वाला एरिया है, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री। तो इंडिया के अंदर हमारे यहाँ से बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके ऊपर वाला जो ये नीचे वाला ट्रॉपिकल एरिया हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इन इंडिया एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी। ये बताया गया है इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। कैसे? तो हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर वो सभी चीजें आती है जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमारे आती है। नेचुरल रिसोर्सेज एग्जांपल एग्रीकल्चर। इंडिया इज अ कंट्री वेयर द 2/3 द पॉपुलेशन एंगेज इन द एग्रीकल्चर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हमारा 2/3 यानी कि 66% के आसपास जो पॉपुलेशन हमारी एंगेज एग्रीकल्चर एसोसिएटेड एक्टिविटी। एग्रीकल्चर हैज बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो है हमारा काफी सारे जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन है, उनका व्यवसाय इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। सो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी इंडिया, इसलिए हम कहते हैं कि पुराने समय से बहुत एंशिएंट टाइम से हमारे इंडिया के अंदर परफॉर्म एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा समय से परफॉर्म किया जा रहा है, तो हम इसको प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कंसीडर करते हैं।
डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन द डिफरेंट रीजन। तो ये देखिए अलग अलग जो क्रॉप है वो अलग अलग जगह में उगाई जाती है। क्यों? देखो क्लास, हर एक क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है। किसी को तेज धूप चाहिए होती है, किसी को कम धूप चाहिए होती है, किसी को अलग मिट्टी चाहिए होती है, किसी को अलग मिट्टी चाहिए होती है। अलग अलग होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर इसके टेम्परेचर में हमें वेरिएशन भी आएंगे। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन द डिफरेंट सॉइल एंड climate, so due to the different climate in the soil, different region, different crops are grown accordingly। यानी कि अलग अलग मिट्टी और उसकी वजह से होने के कारण क्या होता है, हमें अलग अलग फसल उसके अकॉर्डिंग उगाई जानी चाहिए। जैसे कि राइस है तो राइस को पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ ऐसी भी है जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं चाहिए। तो दोनों के अंदर क्या वेरिएशन है, तो वेरिएशन के आधार पर हमन को ग्रोवन किया जाएगा। नेक्स्ट, डिस्कस बिटवीन द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। देखो क्लास, प्राइमरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जैसे कि एग्रीकल्चर आता है हमारा, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री आती है, ये सब के सब। टर्शियरी एक्टिविटी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे बिजनेस वगैरह जैसे हमारे आते हैं वो सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। और जितने भी जो सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह अगर हम बात करते हैं, सारी की सारी इसमें आती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी वो है नेचुरल रिसोर्सेज जहां से निकाले जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्राइमरी एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज आर द परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एग्जांपल द एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। तो ये सारे के सारे जो एक्टिविटी हमारे परफॉर्म की जाती है किसके माध्यम से, फैमिली मेंबर से। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, प्राप्त कैसे कर सकते हैं। और टर्शियरी एक्टिविटी का मतलब होता है टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर के कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। अब इसमें हम देखते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी। मैंने बता दिया, बिजनेस आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगी, ये सारी की सारी हमारी इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सब्सिडेंस फार्मिंग। एग्जाम्पल द फिशिंग। सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होती है? देखो क्लास, दो टाइप की हम फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। एक हमारे क्या होती है, प्रिमिटिव फार्मिंग भी होती है, इंटेंसिव भी होती है, सब्सिडेंस भी होती है। तो ये सब चीज हम देखते हैं। सब्सिडेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द प्रैक्टिस द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इन दिस मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द हैंड्स, इट रिक्वायर्ड लेस कैपिटल, इट यूजेस द टेक्नोलॉजी। यानी इसमें रुपए बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए होते हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ता है हमें। तो ये मतलब इसमें क्या होता है, नॉर्मल एक तो बेसिक फार्मिंग, एक होता है हमारा सब्सिडेंस फार्मिंग। तो सब्सिडेंस के अंदर में ये चीजें हमें चाहिए होती है। दो टाइप के अगर हम बात करते हैं, सब्सिडेंस और इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, टर्शियरी एक्टिविटीज। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो हम टर्शियरी सेक्टर के बारे में बता चुका आपको, एक बार वापस देख लो आप। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें इसके अंदर में देखने को मिलती है। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन डिवाइडेड। ये कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखो क्लास, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे तीन टाइप से डिवाइड की जाती है। प्राइमरी एक्टिविटी जिसके बारे में हम पढ़कर आए, सेकेंडरी एक्टिविटी हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है, यानी कि चीजों का जो प्रोसेस होता है वो इसमें। टर्शियरी सेक्टर हमारा क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है ना। तो इसको हम बेस सेक्टर भी बोलते हैं। और सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर होता है, यानी कि ये एकदम रॉ मटेरियल है। यहाँ से रॉ मटेरियल, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम, और यहाँ पर क्या होता है, सेलिंग का काम होता है ना। तो तीनों मिलकर हमारे क्या करते हैं, एक दूसरे पर हेल्प करने का प्रयास करते हैं। विदाउट वन, मतलब एक के बिना दूसरी एक्टिविटी भी हमारे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर प्राइमरी के अंदर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग किसकी करेगी। तो सब एक दूसरे पर हमारा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये हो गया, डिवाइड द प्राइमरी सेकेंडरी। गिव टू एग्जांपल द टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी के आपको दो एग्जांपल देने, एक तो ट्रांसपोर्ट हो गया, एक हमारा बैंकिंग हो गया। वेयर डज द वर्ड एग्रीकल्चर ओरिजिनेट। और एग्रीकल्चर जो वर्ड है, कहां से इसका ओरिजिन कहां से। द वर्ड एग्रीकल्चर डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर, और एग्री मीनिंग द सोइल, कल्चर मीनिंग ऑफ द कल्टीवेशन। तो इसका मतलब हमारे यहाँ से हो रखा है एगर, और इसका मीनिंग होता है एग्री मीनिंग द सोइल, यानी कल्चर मीनिंग ऑफ द कल्टीवेशन। व्हाट इज विटिकल्चर। तो विटिकल्चर कल्टीवेशन ग्रेप्स एज अ वर्ड। विटिकल्चर मतलब अंगूर की जो खेती होती है उसको हम इस तरीके से रखते हैं। व्हाट इज मिक्स फार्मिंग। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर द ग्रोइंग द फूड एंड द फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग द लाइव स्टॉक। ऐसी फार्मिंग जहां पर हमारे ग्रोइंग फूड और फॉडर मतलब खाने के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए खाने के लिए, और साथ साथ में चारा, है ना, यानी कि जानवरों के लिए जो खाने के लिए जो खेती की जाती है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। मेजर फीचर द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, इन सब के बारे में बात करते हैं क्लास। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज द टाइप ऑफ फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग
इन कमर्शियल ग्रेन द फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पस, यानी कि कमर्शियल पर्पस बड़े स्तर पर जो फार्मिंग की जाती है उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। व्हीट एंड मेज आर द कॉमन इन कमर्शियल ग्रेन द फार्मिंग, व्हीट एंड मेज आर द कॉमन कमर्शियल ग्रोन इन द ग्रेन्स, यानी कि व्हीट और जो मेज है हमारे क्या है, कॉमन है अनाज के अंदर। बात करते हैं इसके बारे में। मेजर एरिया वेयर द कमर्शियल ग्रेन द फार्मिंग द प्रैक्टिस एट टेम्परेचर ग्रासलैंड in North America, Europe, Asia. These areas are sparsely populated with the large farms and spreading over the hundreds of the hectares. यानी कि देखो एक होती है स्पार्स पॉपुलेशन, जहां पर कम पॉपुलेशन है तो वहां पर हम क्या करते हैं, बड़े स्तर पर फार्मिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने देखा ये सभी जो एरियाज है 100 हेक्टेयर था, several the winters restrict and the growing the season only in the single crop can be grown। तो यहाँ पर क्या था, कुछ एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर एक ही टाइप की जो फसल होती है उसको हमारे उगाया जा रहा है। In this, farmer produce food grains and get income by the selling them in the market। और जितना भी जो फूड ग्रेन्स है वो प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, उसको फिर मार्केट के अंदर बेचा जाता है, उसको हम कमर्शियल फार्मिंग के अंदर रखते हैं। कंपेयर द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द राइस एंड व्हीट फॉर द कल्टीवेशन। राइस नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, बाय द व्हीट रिक्वायर द मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसमें दे रखा है कि दोनों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बात करना है कि हमें चावल के लिए और व्हीट के लिए, तो चावल को पानी ज्यादा चाहिए, तो राइस नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी इन द रेनफॉल, व्हाइल द व्हीट रिक्वायर द मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। राइस ग्रोज बेस्ट एलुवियल क्ले सॉइल, तो राइस जो होता है हमारे एलुवियल सॉइल के अंदर उगाया जाता है ना, एंड विच कैन रिटेन वाटर व्हाइल द व्हीट ग्रोन द बेस्ट सॉइल वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और जो व्हीट जो है वो हमारे लोमी सॉइल के अंदर हमारा उगाया जाता है। तो दोनों के अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। आपको जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन 2 नंबर का तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, 3 नंबर का तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। बहुत बड़ा आंसर आपको कभी करना ही नहीं है, वैसे भी आप देखते हो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा स्पेस देखने को मिलता नहीं है। इंडस्ट्रीज, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री को हम रखते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री को हम रखते हैं सेकेंडरी, और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इंडस्ट्री रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट द कंसर्न विद द प्रोडक्शन द गुड्स एंड एक्सप्रेशन द मिनरल्स, एक्सप्रेशन मिनरल्स और प्रोविजन टू सर्विस। तो इसमें दे रखा है इंडस्ट्री का मतलब है जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हमारे फिनिश गुड के अंदर चेंज किया जाता है, और उसको हम किस में रखते हैं, इंडस्ट्री के अंदर रखते हैं। विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री जब लगाई जाती है तो इंडस्ट्री के लिए क्या क्या लोकेशन होनी चाहिए। इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो हम, जैसे कोई भी जनरल सी बात है कि बाहर से जो इंडस्ट्री एमएनसी कंपनी जाती है तो क्या देखती है, वो देखते हैं तो चीफ लेबर होनी चाहिए, एक वहां का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। तो हम इस सब के बारे में, विच आर द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन इंडस्ट्री, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री आर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, एक तो हमें कच्चा माल मिलना चाहिए रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे जो फैक्टर हमारे रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लगने का। अगर लेबर नहीं है तो हम काम किससे करवाएंगे, पानी नहीं है तो जनरल सी बात है चीजों को मैनेज कैसे किया जाएगा, और पावर सप्लाई भी होनी जरूरी है। Which industry is often referred as the backbone of the modern industry। देखो क्लास, मॉडर्न समय के अंदर, आज के आधुनिक समय के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री कहते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी के रूप में साबित होती है, ऐसा कौन है। देखो जितने भी मशीन बनाई जाती है आयरन और स्टील से बनती है, हमने देखा स्टील इज ऑफन द कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री स्टील इज यूज्ड फॉर द रॉ मटेरियल, स्टील इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑलमोस्ट ऑल गुड्स। ये कह रखा है स्टील जो है, तो स्टील का हम सब जगह पर यूज किया करते हैं, स्टील यूज द मैन्युफैक्चरिंग द ऑलमोस्ट गुड्स, जितने भी जो गुड्स बनाए जाते हैं उनके अंदर, और उनसे गुड्स जिनसे बनते हैं जिन मशीनों से, उन मशीनों को स्टील या फिर आयरन के माध्यम से बनाया जाता है। ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री लाइक द मशीन, टूल, ट्रेन, ट्रक एक्सेट्रा द मेड फ्रॉम द स्टील, विदाउट द स्टील डेवलपमेंट ऑफ द अदर इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल। यानी इंडस्ट्री के अंदर स्टील के बिना दूसरी जितने भी इंडस्ट्रीज है उनका हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उनको हम बना पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको मेन हमारे बैकबोन कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं, तो हमें दे रखा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, यानी कि जितने भी चीजें एग्रीकल्चर से संबंधित है वो सारी के सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री द यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट द रॉ मटेरियल, यानी कि प्लांट्स और जो एनिमल है, प्लांट और एनिमल के आधार पर जो की जाती है वो एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज द मिनरल्स और फॉर द रॉ मटेरियल, यानी कि जितने भी जो मिनरल्स है
उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। वो सारे के सारे इंडस्ट्री हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे मतलब आयरन और हो गया, अगर हम बात करते हैं, चाहे स्टील की बात करो, चाहे आयरन की बात करो, और भी हमारे काफी सारी है। एग्जाम्पल वेजिटेबल इंडस्ट्री, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री एंड लेदर। तो ये देखो इसमें दे रखा कौन कौन सी इंडस्ट्री के आधार पर अगर हम बात करें तो हमें इसमें क्लासिफिकेशन भी हमारे यहाँ पर कर रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का हमने बता दिया। एग्जाम्पल ऑयल इंडस्ट्री हो गया। पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, हमें डेफिनेशन बतानी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दीज इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड बाय द ऑन बाय द गवर्नमेंट। देखो पब्लिक सेक्टर जो होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का इस पर क्या होता है, अधिकार होता है। द एंटायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट, और सारे के साथ जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो भी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यानी कि एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं स्टील अथॉरिटी हमारे क्या है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। एग्जाम्पल आयरन और स्टील इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर द मशीन्स, रेलवेज, कोचेस, ये सारे के सारे हमारे गवर्नमेंट अपने खुद के काम रखते हैं, कि पूछ भी ले जाता है पब्लिक सेक्टर में। जॉइंट सेक्टर, दीज इंडस्ट्री आर ओन्ड बाय द ऑपरेटर बाय द स्टेट और इंडिविजुअल, यानी ये जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की भी हो सकती है और स्टेट और दोनों मिलकर भी कार्य कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एंटायर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बोथ, मारुति उद्योग लिमिटेड, इसमें देर का एक एग्जांपल देर का मारुति उद्योग हमारे इसका एग्जांपल है। गिव टू एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग द स्पेस प्रोवाइड। रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल के अंदर क्या, आयरन और कॉटन एंड, ठीक है, तो इसमें ये देगा एंड प्रोडक्ट स्टील एंड कॉटन शर्ट। टर्सी एक्टिविटीज में बिजनेस और बैंकिंग आ गया। एग्रो बेस के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गया। कॉटेज इंडस्ट्री में पोल्ट्री, बास्केट वीविंग आ गया। कोऑपरेटिव, आनंद मिल्क यूनियन एंड सुधा डेयरी, ये जो है ये हमारे कोऑपरेटिव के अंदर आ गया। मतलब एग्जांपल देगा कौन सा सेक्टर हमारे किसके अंतर्गत आता है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। On the basis of the raw material, industries are the class of the agro-based, mineral-based and marine-based and forest। देखो इसमें दे रखा है, इसके आधार पर अगर बात करते हैं तो किस किस आधार पर हमारे डिवीजन, एग्रो-बेस्ड, एग्रीकल्चर, मिनरल-बेस्ड, मेरीन-बेस्ड और फॉरेस्ट। मेरीन-बेस्ड मतलब ओशियन से हमें प्राप्त होने वाली जितने भी चीजें हैं ना, वो सारे के सारे हमारे मेरीन-बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आती है। नेम एनी टू फॉरेस्ट-बेस्ड इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री। तो ये इसमें दे रखा। व्हाट इज स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या है। Smelting is the process with the metals are extracted from their ores and heating by the beyond the melting point, यानी कि आयरन ओर से या फिर जितनी भी ओर होती है उनके माध्यम से एक्सट्रैक्ट करना, उनको पिघालने का कार्य करना, उसको फॉर्म में चेंज करना। नेम एनी टू मेजर इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री। देखो क्लास हमारे अगर बात करें पास्ट टाइम से भी हमारे ये दो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा, कॉटन एंड आयरन, ये इंडस्ट्री हमारे काफी ब्रॉड लेवल पर चल रही है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप द इंडस्ट्री द बेस्ट ऑन द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन पूछा है। एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑफ द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल इंडस्ट्री द क्लासिफाइड द 4 टाइप्स। एग्रो बेस्ड, दिस इंडस्ट्री यूज द प्लांट एनिमल, ये हमने पढ़ ही लिया। मिनरल बेस्ड अभी हम देख के आए थे। मेरीन के अंदर मैंने बताया था सी एंड ओशियन, इनसे संबंधित हो। फॉरेस्ट बेस्ड के अंदर बात करें, यूटिलाइज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल, यानी कि फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उनको हम यूज करते हैं, हमारे इसके अंदर आते हैं। What do you understand the industrial system? Industrial system से आप क्या समझते हो? In an industrial system consists of the inputs, processes, outputs. The inputs are raw material. The input क्या है? Raw material है. Raw material, labor and cost of land, transport, power and other infrastructure. The process of the include the wide range of the activities that convert the raw material into the finished good. देखो क्लास अब हम बात करके आए थे, 3 तरीके की बात करी हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यानी कि यहाँ से जितना भी जो रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग की जाएगी, और इसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिनिश्ड गुड के अंदर हमारा डाला जाएगा। यानी कि प्राइमरी जो है यहाँ से रॉ मटेरियल को कहाँ लाया जाएगा, प्रोसेसिंग की जाएगी, प्रोसेसिंग के बाद में क्या लाया जाएगा, फिनिश्ड गुड के अंदर हमारा डाला जाएगा, और यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट बनकर हमारा निकलता है। ह्यूमन रिसोर्स लास्ट चैप्टर है। Why are a people consider resources? एक व्यक्ति को रिसोर्स कंसिडर क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। People are the nation's greatest resource. It is people with the demand and abilities that turn into them resource. Hence the human resource, the unlimited resources, ultimate resources. Sorry. तो इसमें दे रखा है जितने भी जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, उनको कौन कन्वर्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जो एकमात्र हमारे उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। What are the cause of the uneven distribution of population in the world? पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो अनइवन क्यों है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, ऐसा क्यों होता है।
तो हम इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्लाइमेट का फैक्टर भी रोल प्ले करता है। व्हाट आर द कॉज ऑफ द अनइवन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवनली distributed. Many factors affect the distribution of the population, which include the geographical factor, social factor, cultural factor, economic factor. The geographical factors include the topography, climate, soil, water, minerals, etc. The place in the modern world. तो इसमें दे रखा है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में these factors are favorable for the population than the place inhabited with the large population. The conversely, where these factors are the unfavorable, the habitat a very small population reside there. यानी कि फेवरेबल जहाँ पर कंडीशन होती है वहां पर लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं, और कुछ लोगों को अनफेवरेबल कंडीशन वहां से चले जाते हैं। किसी को कैसा क्लाइमेट ठीक लगता है, किसी को कैसा क्लाइमेट ठीक लगता है, कुछ ऑक्यूपेशन के आधार पर और कुछ अपने रिलीजियस के आधार पर। जैसे कुछ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग एक साथ में रहे, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग एक साथ में रहे, ये सब फैक्टर हमारा रोल प्ले करते हैं। The world population grown the very rapidly. Why? ये देखा था वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्लास, अगर बात करें पुराने समय के अंदर क्या थे, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आज इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है एक तरीके से। अगर बात करें तो इसमें दे रखा है the world population is growing the rapid rate because at present time the development of the health facilities has reduce द डेथ। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, तो रेड्यूस ऑफ डेथ हो गई। यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा हमारा डेवलपमेंट किया जाएगा, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें तो जनरल से पता है जो डेथ रेट होगी वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी डेथ रेट। एंड while the birth rate still remain the high, और इसीलिए और बर्थ रेट जो है आज जो हमारी क्या रहती है, हाई रहती है बर्थ रेट, और इसके कारण हमें देखने को मिलता है। डिस्कस द रोल ऑफ द एनी टू फैक्टर्स द इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन चेंजेस। पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है उसके अंदर क्या क्या फैक्टर हमारे रोल प्ले करते हैं। तो देखो माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं, एक बात करें तो ये भी है, टू फैक्टर द इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज इन द फ्लो। बर्थ रेट इज द मेजरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लिव बर्थ 1000 पर। इफ द बर्थ रेट इन द कंट्रीज हाई, अगर हमारी बर्थ रेट हाई है तो क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ अच्छी होगी। Population increase the rapid rate. Death rate as the measurement of the number of the death rates per person. If the death rate in a country is very low, then the birth rate is very high. Death rate कम है और हमारी बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है, तो जनरल सी बात हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके अंदर में पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है क्लास। What is in the population composition? हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, देयरफॉर सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन द एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, जेंडर, लिटरेसी लेवल। पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब आज जितनी भी जो हमारी जनसंख्या है उनके अंदर पढ़े लिखे कितने लोग हैं, ज्यादा वृद्ध है या फिर हमारे जवान लोग हैं, ये सभी चीजें हमारे इसके अंदर रोल प्ले करती है। लिटरेट कितने हैं, तो इसमें देखा है therefore the situation where the country is based on the age group, और ज्यादा एज ग्रुप कौन सा है, जेंडर, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन। जैसे अगर बात करते हैं हेल्थ, अगर होती है IMR के बारे में बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अगर एक बच्चा जो होता है पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और 1 साल से पहले कितने बच्चे मर रहे हैं। IMR हमारे जितने ज्यादा हम लिटरेट होंगे उतना ही हम एक बच्चे का लालन पोषण हम अच्छा कर पाएंगे। तो जनरल से बात है IMR हमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जो इंक्रीज हो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें दे रखा है एक ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल टू द अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल एंड द रिसोर्स इज रिक्वायर्ड द नो अबाउट द देयर क्वालिटीज व्हिच वी कैन नो ऑफ द हेल्प ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड इंटरेक्टिंग द वे ऑफ द स्टडीइंग द पॉपुलेशन। ये हमें पॉपुलेशन में पढ़ने का तरीका, कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज द पॉपुलेशन पिरामिड व्हिच आल्सो नोन एज द एज सेक्स पिरामिड। यानी कि देखा जाता है कि एज सेक्स पिरामिड के अंदर की किस एज के जो लोग हैं वो किस आधार पर हमारे ज्यादा है और हमारे वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस नोन एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक जो तरीका है जिसके आधार पर जो लोग हैं, द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल दे रखा है कि जो किस तरीके से लोग अलग अलग जगह पर स्प्रेड हो रखे हैं, बिखर रखे हैं, इसके आधार पर। What is which resource ultimately resources? Human resource ultimate resource. Human resource एक ultimate resources है जो जितने भी natural resource उनको क्या करता है, convert करता है। Which country has the maximum population in the world? आंसर नहीं दे रखा इसका, चाइना है।
तो देखना क्लास, अगर बात करें चाइना और इंडिया लगभग टक्कर में पॉपुलेशन में, ठीक है ना। तो इसमें देखा है कौन सी कंट्री में ज्यादा है। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया एंड द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे कितने लोग रह रहे हैं, है ना। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि इसमें देखा इट इज द नंबर ऑफ द इयर्स दैट एवरेज पर्सन एक्सपेक्ट टू लिव, यानी कि हमारी एवरेज एज होती है कि हम मानते हैं यार 60 के लगभग 60 साल के अंदर मर जाएंगे। पुराने वाले लोग लगभग 100 ईयर्स तक जीते थे, और कुछ कुछ अभी जैसे हमारा खान पान है तो लगभग लोग 70 साल भी जी सकते हैं, 60 साल भी। तो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में देखा जाए हर एक कंट्री का अलग अलग है, कितने किस आधार पर जी रहे हैं लोग। नंबर ऑफ द पीपल लिविंग द यूनिट एरिया द सरफेस, ये हो गया। द मेजर ऑफ द नंबर लिव पर 1000 पीपल द कॉल्ड द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या है, व्हाट इज बर्थ रेट, द मेजर ऑफ नंबर टू लिव द 1000 पीपल इज कॉल्ड बर्थ रेट, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे किस तरीके से जो पैदा हो रहे हैं, लिव बर्थ इन 1000 पीपल द कॉल्ड बर्थ रेट। व्हाट इज द नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड क्यों है। ह्यूमन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द कंट्री बिकॉज ह्यूमन इज द ओनली रिसोर्स दैट कैन कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द फिनिश गुड। तो देखो इसमें आगे देने का आप देख सकते हैं, इसमें देखो ह्यूमन इंपॉर्टेंट रिसोर्स द कंट्री बिकॉज ह्यूमन इज द ओनली रिसोर्सेज। ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्सेज है जो हमारे नेचुरल चीजों को कन्वर्ट कर सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है इन सब चीजों के अंदर। डिस्कस एनी टू जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो सॉइल फर्टिलिटी, प्रोवाइड द सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया, अगर आप देख लो इसमें ठीक है। तो चलो क्लास इतने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आज हमने क्लास 8 के ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो पॉलिटिकल साइंस का आएगा, और उसके बाद हम हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है अगर समय रहता है तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।